ब्लास्टोलेशन में हमने कहा था ब्लास्टोसिल कैविटी बन जाती है। उसमें इनर सेल मास कुछ सेल्स है 20 to 30 जो सेल्स है, वो उसके बारे में कहते हैं कि इससे फ्यूचर में एम्ब्रियो बनेगी। तो वही 20 to 30 सेल्स, अब इसकी काउंटिंग इतनी स्पीड के साथ शुरू हुई कि वो कैंसरस सेल से भी रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करने लगे। कैंसरस सेल जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत मशहूर है, ये उसी भी तेजी के साथ मल्टीप्लिकेशन करने लगे। अब इस टाइम पे इन सेल्स में मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिफरेंसेस आना शुरू हो जाती हैं। तो वो इनर सेल मास के जो सेल्स है वो दो डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड नजर आते हैं। उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है इसको एनिमल पोल कहते हैं, और जो लोअर पोर्शन होता है इसको वेजिटल पोल्स कहते हैं। और इसमें एक साइटोप्लाज्म सा कंसिडर किया जाता है, ये ग्रे क्रेसेंट का। ये इस पे हम बाद में बात करेंगे कि ये है क्या चीज। ये येलो साइटोप्लाज्म, क्लियर साइटोप्लाज्म, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, इसमें हम बाद में बात करते हैं। लेकिन इसमें जो अपर लेयर्स है इसके बारे में फिर प्रिडिक्शंस है कि इनसे दो लेयर बनते हैं, एक एक्टोडर्म और एक मेसोडर्म। और जो वेजिटल पोल है यहां से फ्यूचर में इनसे एंडोडर्म बनता है। ये हमारे पास वो लेयर्स की अरेंजमेंट्स की बात हो रही है कि जितनी भी सेल्स थे वो इनिशियली दो लेयर्स अर्ली स्टेजेस में ऑब्जर्व किए गए। एक ऊपर वाली लेयर, इस लेयर को एपिब्लास्ट कहते हैं, इपी कहते हैं अबाव को। और ब्लास्टुलेशन के बाद जो सेल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट्स आ गई, दूसरा हुआ इसका हाइपोब्लास्ट। एक है एपिब्लास्ट और एक है हाइपोब्लास्ट। ये दो लेयर्स बन गए। इनकी सेल जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। ये सेल थोड़े से साइज में स्मॉल होते हैं और ये सेल थोड़े से लार्जर होते हैं। और अब ये जो एपिब्लास्ट है इनसे फर्दर दो लेयर बन जाते हैं। इस एपिब्लास्ट की फिर जहां पे इनसे दो लेयर्स बनती हैं, और जबकि हमारे साथ जो हाइपोब्लास्ट है इनसे सिंगल लेयर बन जाता है। ये जो एपिब्लास्ट है इनकी ये दो डिराइवेटिव्स आ गई, और हाइपोब्लास्ट की सिंगल डिराइवेटिव। इसको कहते हैं एक्टोडर्म और इसको कहते हैं मेसोडर्म और इसको कहते हैं एंडोडर्म। ये तीन लेयर्स बन गए। ये जो मेसोडर्म की बात हो रही है ये असल में वो जगह है जहां पे ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म के सेल्स कांटेक्ट में थे। तो उस कांटेक्टेड एरिया की सेल्स की मॉर्फोलॉजी एक दूसरे, ये अपने जो पेरेंटल लेयर है उनसे डिविएट होने लगी। तो इस वजह से ये तीन लेयर्स बन जाते हैं। अब इन्हीं तीन लेयर्स के बारे में कहते हैं कि ये जो आउटर लेयर है जिसको एक्टोडर्म कहते हैं, इस एक्टोडर्म ये उसका हो जाएगा डॉर्सल साइड्स और ये हो जाएगा इसका वेंट्रल साइड्स। हमारा जो फ्रंट है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड, और ये क्या है, डॉर्सल साइड। तो कहते हैं कि इनका जो डॉर्सल साइड है और उसकी जो एक्टोडर्म है इससे एक चोंचनुमा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। चोंचनुमा एक स्ट्रक्चर जो है यहां से एक्सटेंशन कर लेता है और इसी चोंचनुमा स्ट्रक्चर को प्रीमेटिव स्ट्रीक का नाम दिया गया। ये जो गैस्ट्रुलेशन में तीन लेयर बन गए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो इसमें एक्टोडर्म के जो इंटीरियर साइड पे सेल्स थे ये वाले,
इनसे एक्सटेंशन हो गई, इन सेल्स की एक्सटेंशन हुई। तो इस एक्टोडर्म की जो इंटीरियर साइड है, उस इंटीरियर साइड ने क्या की? एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन वो कैसे करेगा? सेल्स की तादाद बढ़ाएगा। एक्टोडर्म, ये जो एक्सटेंशन नजर आ रही है, जिस तरह के परिंदों का जो चोंच निकला होता है, इसी तरह इस टाइम पे, गिस्टुलेशन के टाइम पे, ये इसका चोंचनुमा स्ट्रक्चर, प्रीमिटिव स्ट्रीक बाहर निकल आता है। और इसी प्रीमिटिव स्ट्रीक का ये पार्ट, इसका इंटीरियर पार्ट, इसको कहते हैं हेंसन नोड। इसको हेंसन नोड कहते हैं। इस हेंसन नोड का काम क्या है? अगर आप इंसान की बॉडी को देख लें तो याद रहे कि इंसान की बॉडी कहां से कहां तक है। इंसान की बॉडी जो है, इस थोरैक्स से लेकर इसकी बटॉक तक ये पूरी बदन है। ये जो आपके एक्सटेंशन निकली है, हाथ, पांव और गर्दन, स्कल, ये इन्हीं एक्सटेंशन की वजह से निकली हुई है। सो ये इंसान की अपनी लिमिटेशन है बॉडी की। लेकिन अगर देखा जाए सो इंसान की बॉडी में उसका जो गर्दन है और इसके साथ जो स्कल है, ये क्या हुआ? ये असल में इस एक्टोडर्म के अंदर इंटीरियर पार्ट की एक्सटेंशन हुई। उस एक्सटेंशन की वजह से, जिसको हम प्रीमिटिव स्ट्रीक कहते थे, और इसका हेड जो है हेंसन नोड कहलाता है, ये वही पार्ट है जिससे से स्कल along with the neck बनेगा। अगर देखा जाए हमारी बॉडी यहां से लेकर यहां से और यहां तक हमारी जो पूरी लिमिटेशन है बॉडी की, हमारी एक्चुअल बॉडी ये है। ये जो आपकी गर्दन निकली हुई है और साथ में आपका स्कल है, ये किस वजह से हुआ है? इस प्रीमिटिव स्ट्रीक और इसके हेंसन नोड की डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। अदरवाइज अगर ये एक्सटेंशन ना होता तो ये डेवलपमेंट ना होती फिर इसमें। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद जो है, जब ये चेंजेस शुरू होती है तो 6 नंबर स्टेज आता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम से पता चलता है, दैट इज सिंपल। na tropoblasto bellaro aho coriano population che laro dash kam di da inner cell mass layer di dash kam cell di kana daga inner cell mass no inner cell mass, ये उन सेल्स की अरेंजमेंट हुई है। और इसमें एक्टोब्लास्ट के सेल जो है थोड़े से स्मॉल थे और ये सेल थोड़े से लार्ज थे, और ये इसकी दरमियानी साइज के इंटरमीडिएट साइज के निकले। हाँ, मिडिल वाला जो है इसे मेसोडर्म बना फिर। लेकिन एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म आर द एक्सटेंशन ऑफ, सो दैट्स एक्सटेंशन ऑफ एपिब्लास्ट। समझ आ गई बात? तो जी नहीं, अगर उस टॉपिक को थोड़ा सा गौर से रिमाइंड करा दें तो उस वक्त हमने कहा था कि ब्लास्टुलेशन में ब्लास्टोसेल केविटी बन गई। ब्लास्टोसेल केविटी हमने कहा था कि यहाँ पे इनर सेल मास है और ट्रोपोब्लास्ट है। ट्रोपोब्लास्ट से तो कोरियन बना और प्लेसेंटा। इनर सेल मास क्या है? अब इनर सेल मास जो 20 to 30 सेल्स है, मैंने कहा कि उसकी मल्टीप्लीकेशन इतनी क्विकली बढ़ने लगी कि वो कैंसर सेल से भी ज्यादा स्पीड अप के निकल है। अब वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगे, नंबर ऑफ सेल्स को अब अरेंज करना चाहिए। अरेंजमेंट के लिए क्या हुआ? अरेंजमेंट के जो स्मॉल साइज सेल्स है वो टॉप पे आ गए, क्योंकि हेवी सेल्स तो ऑलरेडी बॉटम में आते हैं। तो जो लार्ज साइज सेल्स है वो नीचे बॉटम में आ गया और स्मॉल साइज अपर रह गया। अब स्मॉल और लार्ज साइज सेल्स के दरमियान जो कॉन्टेक्ट होता है
उनकी जो सेल्स है वो अपनी जो लार्ज एंड स्मॉल साइज सेल्स है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, मॉडिफिकेशन आ जाती है, नेचुरल प्रोसेस है। सो अगर लेट सपोज आप कह दें कि एक ठंडा पानी एक गर्म पानी है, जब आप इसको मिलाएंगे तो जो कॉन्टेक्ट एरिया है उसके पानी की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों से मुख्तलिफ होंगी। तो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट हम इसको कहने लगे कि स्मॉल साइज सेल्स है टॉप पे आ गया एपिब्लास्ट हुआ, लार्ज साइज सेल्स है बॉटम पे हाइपोब्लास्ट बन गया। लेकिन जो दरमियान में एक दूसरे को कांटेक्ट करने लगे उसको आगे फिर असल में इन सेल्स की फिर अरेंजमेंट इस तरह जो चाहिए और भी कॉम्पैक्ट होने लगे। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहने लगे बाद में, क्योंकि अब लेयर 3 हो गए। 3 होने के बाद अब इसके जो इंटीरियर पार्ट था जो डॉर्सल साइड पे आता है, जो एक्टोडर्म का पार्ट है, इनकी इंटीरियर पार्ट ने और भी एक्सटेंशन तेजी से करने लगी। तो यहां पे प्रीमिटिव स्ट्रीक निकल आया। प्रीमिटिव स्ट्रीक का इंटीरियर पोर्शन उसको हेंसन नोड कहने लगे, जो कि आगे फ्यूचर में इन ये निक और स्कल डेवलप करेगा। तो ये असल में जो हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट है ये इनर सेल मास सेल्स की अरेंजमेंट है जी। एनिमल पोल जो है ये असल में एपिब्लास्ट को कहते हैं और वेजिटल पोल हाइपोब्लास्ट को कहते हैं। अच्छा, डार्सल मीन्स कि अगर इस सेल्स का ये वाला साइड ले लें तो इसका डार्सल साइड कहलाएगा ये वाला, और ये साइड इसका वेंट्रल साइड कहलाएगा। ये डार्सल और ये वेंट्रल, ये इंटीरियर और ये पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर। अच्छा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स दैट इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। याद रखें आपके साथ जो एक्टोडर्म है वो क्या बनाएगा, स्किन। दूसरा आपका नर्वस सिस्टम, उसी नर्वस सिस्टम के अंदर जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा और इसके साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी होगा, स्पाइनल कार्ड भी होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा। ऑटोनॉमिक के अंदर सिंपैथेटिक भी होगा, पैरासिम्पैथेटिक भी होगा, क्रेनियल नर्व्स भी होंगे, स्पाइनल नर्व्स भी होंगे। ये सारी डेवलपमेंट्स होंगी along with ear and eyes, ये भी डेवलप कर लेता है जी। क्या सीधा क्या सही? नहीं, ग्रीक रीसेंट को फिलहाल यहां पे छोड़, फिर आप कंफ्यूज होंगे, उसको हम एक और टॉपिक या वहां पे पढ़ेंगे फिर। अच्छा, उसके बाद है फिर मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है ना ग्रीक रीसेंट नहीं, मैंने कहा है कि एक्टोडर्म मेसोडर्म के स्मॉल और लार्ज सेल जहां पे कांटेक्ट कर रहे हैं वो सेल्स अपने स्मॉल एंड लार्ज सेल से डिविएट कर जाते हैं, तो इससे न्यू टाइप ऑफ सेल जनरेट होते हैं, उसको मेसोडर्म कहते हैं। मेसोडर्म क्या बनाएगा, आपकी बॉडी के अंदर मसल्स हो गए, कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गए, किडनी हो गई, आपका हार्ट हुआ, ये सारी जो है ये इनकी डेरिवेटिव्स होंगी। और लास्ट क्या रह गया, एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या बनाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स है वो बनाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, ये एंडोडर्म से काम होंगे। अच्छा, अब आर्गन जो है वो बन गए, लेकिन आर्गन की अब डिफरेंशिएशन नहीं हुई। नोट कर लिया? हाँ ठीक सर, सही, यू मिनट।
लिसन टू मी। हमने डिस्कस किया हुआ था कि डेवलपमेंट इन एजिंग में हम चूंकि इसको एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनती कैसी है, उसके अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस कौन कौन से है, टिल हैचिंग, हैचिंग ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्शंस, या डिलीवरी तक ये सारे स्टेजेस पढ़ते हैं। अब इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि चलो इसको स्टेप वाइज पढ़ते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम डायरेक्ट क्लीवेज से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, अकॉर्डिंगली टू द बुक ने तो डायरेक्ट क्लीवेज से बात शुरू कर ली। तो गेमेटोजेनेसिस से हमने शुरू किया। क्या हमें गेमेटोजेनेसिस का पता हो? हमने कहा कि गेमेटोजेनेसिस तो कहते हैं गेमीट्स बनने के प्रोसेस को। गेमीट्स तो दो है, स्पर्म और ओवा। तो स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहने लगे और ओवा के बनने के प्रोसेस को oogenesis कहने लगे। स्पर्म भी बन गया, ओवा भी बन गया। जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म है, बाद में इंटरनल है और बाद में एक्सटर्नल है। हमने कहा कि चलो इनी हाउ फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म ओवा मिलते हैं तो ये जायगोट बना लेते हैं। जायगोट, अब अगर हम गौर करें, एक सिंगल सेल है और इससे जो ऑर्गेनिज्म बनने वाला है वो तो मल्टी सेल्यूलर है, वो तो लाखों करोड़ों बिलियन इन ट्रिलियन सेल्स है। तो फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे क्लीवेज होगा। एक सिंगल सेल जो है वो माइटोसिस के जरिए से डिवाइड होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 156, 156 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048। ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन यहां पे क्लीवेज का नाम, क्लीवेज का प्रोसीजर, क्लीवेज का जो तरीक़ाकार है वो टर्म चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेल्स की तादाद 100 से ज्यादा हुई। सब 100 से बढ़ गई तो अब सेल्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए। वो अरेंजमेंट कहां पे होगी, उसको एंडोमेट्रियम में अरेंज करवाना चाहिए। क्यों एंडोमेट्रियम में? एंडोमेट्रियम इसलिए क्योंकि जिस हॉस्ट बॉडी में ये डेवलपमेंट हो रही है उस हॉस्ट बॉडी के साथ हमने यहाँ पे एक समझौता करना है कि हम यहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ इसमें मदद करेंगे। आप ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ हो जाए, आपने हमारे साथ इसके साथ सपोर्ट देना है। तो ये सेल्स क्या हो जाते हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो हॉस्ट का बॉडी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि FSH, LH हार्मोन ये सारी चीजें तो हॉस्ट की है, उन्होंने ही तो इसको स्टार्ट किया हुआ था। लेकिन अब आगे वो डेवलप होना चाहता है तो आगे डेवलपमेंट के लिए प्रोसीजर क्या होगा, उनमें से वो कुछ ऐसे सेल्स उसको वो चुन लेती है ताकि ये हाईली एडवांस टाइप हो, ऐसे सेल्स कि वो हाईली रेजिस्टेंट हो, ऐसे सेल जो कि पूरी ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सके, उन सेल्स को इकट्ठा किया जाता है और उनको नाम दिया जाता है इनर सेल मास। सेंटर में रखा जाता है और इसके इर्द गिर्द जो है ट्रोपोब्लास्ट की लेयर बनाई जाती है ताकि अब ये कवर हो जाए और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इसके लिए दिया जाता है। इसके ऊपर एक और लेयर बनाई जाती है जोना पेल्यूसिडा। ये चेंजेस होगी। उसके बाद जो है ये हैच हुआ और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बाहर अब यूटेरस में आया। जब वो यूटेरस में आ जाता है तो इस वक्त ट्रोपोब्लास्ट भी स्प्लिट हो जाता है। वो क्या बना लेता है, वो कोरियन बना लेता है और इनर सेल मास अब ये गिस्टुलेशन के प्रोसेस में चली जाएगी। वो क्या करेगी गिस्टुलेशन में? इनर सेल मास जो है, जिस वक्त आप लोग कहें कि 4000, 8000, 16000 तक ये सेल्स बढ़ गए, तो अब इनमें से जाहिर बात है साइटोप्लाज्म के डिविजन्स पे भी बात होती है। तो अब ये जो सेल्स बन गया इतनी तादाद में बहुत ज्यादा हो गया, ये अपने आप को अरेंज करना शुरू कर लेते हैं। वो अपने आप को 2 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। एक वो सेल्स होते हैं जो लाइक अगर आप किसी भी चीज को एक मीडियम में इंस्ट्रूमेंट में रख दें तो जाहिर बात है उसके जो हेवी पार्टिकल होते हैं तो वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं और स्मॉलर पार्टिकल जो है सरफेस पे रह जाते हैं। तो यूट्रस के अंदर जब ये सेल्स होते हैं, पड़े होते हैं,
तो उसमें जो स्मॉल सेल्स है वो टॉप पे आ जाते हैं और जो हेवी सेल्स होते हैं वो बॉटम में आ जाते हैं। दूसरा, ये नॉर्मल प्रोसेस भी है कि ज्यादा जो है बीबी गर्ल्स क्यों पैदा होती है, बॉयज क्यों पैदा नहीं होते। उसकी वजह भी ये कि इसमें स्पर्म जो है, जो एक्स कंटेनिंग स्पर्म है वो हेवी होता है, वाई कंटेनिंग स्पर्म हल्का होता है। सो वो एक्स कंटेनिंग स्पर्म जो है वो जल्दी पहुंच जाता है। जिस वक्त इनविट्रो करवाया जाता है तो इनविट्रो को चॉइस के मुताबिक स्पर्म को जो टेस्ट ट्यूब है वहां पे इसको कई घंटों के लिए रखा जाता है ताकि जो हेवीएस्ट स्पर्म है मीन एक्स कंटेनिंग वो नीचे तह में बैठ जाए और वाई कंटेनिंग स्पर्म टॉप पे हो। तो उस वाई कंटेनिंग स्पर्म को जो है फिर फर्टिलाइज कराया जाता है सन पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके कार से। तो इस कहने का है कि जो डेंस सेल्स है वो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे, उनको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, और जो लाइट सेल है वो टॉप पे होंगे, उसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं। ये दो लेयर बन गए। अब यह हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट एक जगह पे कांटेक्ट कर रहा है। इस कांटेक्टेड एरिया की जो सेल्स है उनकी मॉर्फोलॉजी अपनी लेयर से चेंज हो जाएंगी। तो फिर इनसे दो लेयर नहीं, अब आगे इनसे तीन लेयर बन जाएंगी। एक को एक्टोडर्म कहते हैं, एक को मेसोडर्म कहते हैं और एक को एंडोडर्म कहते हैं। ये तीन लेयर बन गई। तीन लेयर बनने के बाद गिस्टुलेशन का प्रोसेस यहां तक अब कंप्लीट हुआ। अब आते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या हुआ, ये जो एक्टोडर्म है, इस एक्टोडर्म का जो इंटीरियर पार्ट है उन्होंने एक्सटेंशन की, उस एक्सटेंडेड पार्ट को प्रिमिटिव स्ट्रीक कहने लगे और इसका बिल्कुल टिप जो है इसको हिंसन नोड कहते हैं। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक क्यों आगे डेवलप हुआ, क्योंकि इन्होंने आगे स्कल को नेक रीजन्स को डेवलप करना है। इस वजह से ये तो हमारा नेक और हमारा स्कल जो है हमारी बॉडी से बाहर निकली हुई है। सो ये जो है वो डेवलप कर लेता है। अब इसके बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस में अब ये इतनी स्पीड के साथ प्रोसेस होने लगा, ऑर्गन की प्रोडक्शन होने लगी। लेकिन ऑर्गन की प्रोडक्शन में सबसे पहला जो बनने वाला प्रोसेस है वो है न्यूरोलेशंस का। ये जहां पे मैंने बात की कि एक्टोडर्म है, तो इस एक्टोडर्म में सबसे या ऑर्गेनोजेनेसिस में सबसे पहला काम क्या है, न्यूरोलेशन का स्टार्ट होता है। न्यूरोलेशन मीन के नर्वस सिस्टम का एक जाल बिछाना चाहिए। क्यों, जाहिर बात है अब ये जो बॉडी डेवलप हो रही है इसकी भी अंदर स्टिमुलस तो जनरेट होंगे कि किस चीज की डिफिशियंसी है या क्या चीज मिकदार में ज्यादा है, ताकि उसको डिटेक्ट किया जाए और ऑन द स्पॉट उस मसले को हल किया जाए। तो न्यूरोलेशन नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम का जाल जो है वो बिछाया जाता है ताकि क्रेनियल्स के नर्व अपने हो और स्पाइनल के अपने नर्व हो, फिर स्पाइनल में सिंपैथेटिक के अपने हो और पैरासिम्पैथेटिक के अपने हो, ताकि जो सेंट्रल बॉडी बन रही है ये इसकी इंपल्सेस भी जनरेट होना शुरू हो जाए। लेकिन ये प्रोसेस अभी बन रहा, प्रोसेस अभी कंटिन्यू है। फर्स्ट ऑर्गन जो इंसान का बनता है वो हार्ट है। हार्ट फर्स्ट ऑर्गन टू बी फॉर्म, दैट इज अ हार्ट। हार्ट इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको आप सर्कुलेट करेगा। फिर इसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये भी एमसीक्यूज में आते हैं कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से, और ये सारी लेयर। सो ये सिस्टम बन जाते हैं। सिस्टम बनने के बाद अब इसके बाद क्या होगा, टिश्यू स्पेशलाइजेशन होगी। यहां तक क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट ऑर्गन जो डेवलप होता है, फर्स्ट ऑर्गन जो बनता है एमसीक्यूज के बाद, दैट इज द हार्ट। नर्वस सिस्टम की सिर्फ वो बिछाई जाती है जाल। हाँ ऑर्गन बा आपका ना तसे लंग्स लोपा रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाराजी। हाँ
या हम्म डेवलप शवी निधि दायो शुरुआत शो देखिए ज्यादा टाइम लेगी दा ब्रेन चे कम नहीं के ना दा जोड़े दल हो पूरा आहिरा पर दा प्रोसेस रवानी दादी आर्गन शुरुआत कुशो हो पहले नहीं आर्गन चे कम जोड़ शो हार्ट हो आ जोड़ शो हार्ट नर्वस सिस्टम वाला डेवलप ने दिया वाला ब्रेन जोड़ को ब्रेन ना पसी बिया स्पाइनल कार्ड जोड़ को स्पाइनल कार्ड ना पसी बिया एक्सटेंशन विस्तार लग नो दा शिजुने स्टार्ट किड़ी दी बोला का कंप्लीट न दे कंप्लीट कम यो शो हार्ट फिर इसके बाद होता है टिश्यू स्पेशलाइजेशन जी क्या सचे हाँ सचे किसी हुई हाँ लास्ट आर्गन याद है ला फोर हैंड एंड फोर लिम एंड हाइंड लिम हाथ और पांव न्यूरलेशन हो स्टार्ट हो दी शुरुआत शो दैट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है द प्रोजेक्ट में कार रवान है कोरू के प्रोजेक्ट में लो शु आगा तो ऑन द स्पॉट कंप्लीट हो को दर्जरी आहार को अच्छा टिश्यू स्पेशलाइजेशन में क्या होता है हाँ कशी वेलेमध्ये नुसाव कोश निश्चय वही खोड़ा अच्छा each cell start to perform its own function याद रखे क्या चीज है कोई नस्ल दाद अच्छा जुड़ा खबर है कि द चले द मेहे द गवा द बीजो द इंसान द चा इंसान 5 वीक to 6 वीक 5 to 6 वीक के दरमियान वो हम ह्यूमन में फिर अलग पढ़ेंगे ये तो मैंने जनरल टॉपिक पढ़ा दिया आप लोगों की बायोलॉजी में दो टॉपिक है एक जनरल है और एक स्पेसिफाइड टू द ह्यूमन जब हम ह्यूमन पे स्पेसिफाइड करेंगे तो हम इसमें फिर ट्राइमेस्टर की जिक्र करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 12 है फिर 12 to 24 है फिर आगे वो वहां पे पढ़ेंगे इस वजह से अगर आप ह्यूमन के हर्ट की बात कर रहे हो तो 5 to 6 वीक का होता है लेकिन अब यहां पे मसला ये है कि आप लोगों ने पढ़ लिया कि एक ओवा है और दूसरे इसका स्पर्म है सो इस ओवा और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हुई और यहां पे ज़ायगोट बन गया लेकिन अगर ज़ायगोट देखा जाए तो ये एक सिंगल सेल है इस सिंगल सेल से एपिथेलियल सेल्स भी बन गए इस सिंगल सेल से अल्वियोलाई भी बनी इस सिंगल सेल से नेफ्रॉन भी बने इस सिंगल सेल से न्यूरॉन भी बने इस सिंगल सेल से कॉर्न सेल्स भी बने इस सिंगल सेल से रॉड सेल्स भी बने इस सिंगल सेल से मसल फाइबर भी बने इस सिंगल सेल से रेटिना होमदा कोन और रॉड दी कहना मना अच्छा इससे ऑस्टियोब्लास्ट भी बना इस सिंगल सेल से कॉन्ड्रियोब्लास्ट भी बना मीन्स के इंसान की बदन की जितनी भी सेल्स हैं वो एक सिंगल सेल्स की डेरिवेटिव है नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई epithelial cells can only produce keratin but cannot produce
इंसुलिन या एनी अदर एंजाइम्स। अच्छा, इसके अलावा दूसरा अगर हम देख लें यहाँ पे, तो कौन सेल जो है क्यों कलर की डिफरेंशिएशन के लिए है, रॉड सेल्स क्यों नहीं कर सकता, या ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सिर्फ कोलेजन्स की प्रोडक्शन के लिए क्यों है, या इसी तरह जो पेनक्रियास के अंदर जो आपके पास सेल्स है, पेनक्रियास के अंदर जो है आप लोगों ने पढ़े हुए अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है। सो क्यों यहाँ पे जो है इसकी जो बीटा सेल्स है वो ग्लूकागान रिलीज कर रहा है और अल्फा सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा क्यों है? अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागान, बीटा सेल इंसुलिन। अच्छा, वजह क्या है, रीजन क्या है? तो अब इसका रीजन ये है कि याद रखें कि जितनी भी सेल है उस सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो है डीएनए पाए जाती है और इस डीएनए के अंदर जो है जीन्स पाए जाते हैं। अब इस जीन को जो है वो क्या करेंगे, दैट में स्विच ऑन और स्विच ऑफ। सो इसको टिश्यू स्पेशलाइजेशन कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में डिफरेंट रूम्स है। सो बिल्डिंग मीन एक ह्यूमन की बॉडी है, रूम्स मीन डिफरेंट सेल्स है। अब हर रूम में आपको यहां पे बिजली का बोर्ड नजर आएगा जो कि डीएनए है, उसके अंदर बटन लगी हुई है जो कि जीन्स है, कुछ बटन ऑन है और कुछ बटन ऑफ है। अब अगर लेट्स सपोज यहाँ पे ईसी के बटन ऑफ है तो किसी रूम में हो सकता है कि वहां पे ऑन हो तो वहां पे फंक्शन परफॉर्म कर। सेम ये टिश्यू स्पेशलाइजेशन भी है कि कुछ जीन्स को ऑन किया जाता है और कुछ को ऑफ किया जाता है, मुकम्मल तौर पर स्विच ऑफ किया जाता है। जिस तरह कि मैंने आपको ये ध्यान में याद है कि हम पढ़ते हैं ना टिश्यू कल्चर में ऑर्गेनिज्म क्यों स्टेराइल होता है। टिश्यू कल्चर में आप उसकी स्टेम सेल ले रहे हो तो स्टेम सेल लेंगे तो जाहिर बात उसमें तो 6 क्रोमोसोम ऑफ होते हैं ना, मुकम्मल तौर पर स्विच ऑफ होते हैं, इस वजह से। हाँ, अब अगर ये एपिथेलियल सेल, इसमें इंसुलिन कंटेनिंग जीन भी है लेकिन इसका जीन क्या है, स्विच ऑफ है, समझ आ गई, और केराटिन प्रोड्यूसिंग जीन ऑन है। अब यहां पे जो बीटा सेल है यहां पे इंसुलिन का जीन ऑन है लेकिन केराटिन का जीन क्या है, ये स्विच ऑफ है। इसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग, कि कहीं पे कोई गलती ना आ जाए। ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है, ये जो बीबी बन चुका है, इसमें कहीं किसी किस्म की एरर ना आ जाए, समझ आ गया? अब आते हैं रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन न्यूक्लियस। वैसे के जुमा सिर्फ जुमा पस्ता से पयाव से पस्ता से बनेगा। अच्छा, दूसरी बात